दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में चुनाव DY चंद्रचूड़ ने हराया? ये हैरान करने वाला बयान शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दिया है अभी कुछ देर पहले। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, खलबली मच गई। हर कोई ये सोचने लगा कि कहां महाराष्ट्र का चुनाव और कहां DY चंद्रचूड़। आखिर DY चंद्रचूड़ ना तो किसी पार्टी के नेता हैं, ना ही किसी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे, ना ही DY चंद्रचूड़ ने किसी पार्टी के खिलाफ या उनके समर्थन में प्रचार किया था। तो फिर संजय राउत DY चंद्रचूड़ को इस पूरी की पूरी हार की, इंडिया गठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? दरअसल संजय राउत दोस्तों कल से काफी नाराज हैं। कल भी संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि महाराष्ट्र के नतीजों के लिए केवल एक आदमी जिम्मेदार है और वो है पूर्व CGI DY चंद्रचूड़। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। किसी की कोई लहर नहीं थी, किसी को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वोट क्यों करेगा? महाराष्ट्र में पूरा चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ चला, इसीलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ के उद्योग को गुजरात शिफ्ट कर दिया। और इसके बाद दोस्तों संजय राउत ने DY चंद्रचूड़ को निशाने पर ले लिया, अपने बयान में उनको घसीट लिया और कहा, जो नतीजे आए उसके लिए जिम्मेदार केवल पूर्व CGI DY चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपना जजमेंट नहीं दिया। 40 लोगों ने बेईमानी की, जिस पार्टी से चुनकर आए थे वहां जाकर दूसरी पार्टी की सत्ता में चले गए। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। आपने अगर निर्णय दिया होता तो आगे कोई हिम्मत नहीं करता। आप खिड़की दरवाजे खुले रखकर वहां से रिटायर हो गए। अब कोई किसी भी तरीके से पार्टी बदल सकता है या सरकार अपनी पार्टी छोड़कर बना सकता है। इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। तो DY चंद्रचूड़ को निशाने पर लेते हुए संजय राउत ये कह रहे हैं कि अगर DY चंद्रचूड़ महाराष्ट्र वाले मामले में फैसला वक्त पर दे देते और जो 40 लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ गए और उसके बाद NDA की सरकार बनाई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, फिर उन्होंने उसी तरह से चुनाव लड़ा और उसके बाद जीत लिया, ये सब कुछ होता ही नहीं अगर महाराष्ट्र में वक्त पर DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के CGI रहते हुए फैसला दे देते। इसीलिए इस पूरी हार का जिम्मेदार संजय राउत ने DY चंद्रचूड़ को दिया। कल संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो पूरी के पूरा मैंडेट है ये झूठा मैंडेट है और हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और सेटिंग के जरिए, मतलब ये शब्द नहीं थे संजय राउत के, लेकिन उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव है वो मशीन को हाईजैक करके एक तरह से BJP ने जीता है। तो दोस्तों संजय राउत वैसे हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर दिन एक निश्चित टाइम पे वो आते हैं, मीडिया के कैमरे उनके आगे लगे होते हैं और वो अपनी बात करते हैं। संजय राउत का काम अपनी पार्टी की बात लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि वो शिवसेना का मुखपत्र सामना उसके संपादक भी हैं और संजय राउत राज्यसभा के सांसद भी हैं और माना जाता है कि उद्धव ठाकरे के काफी करीबी भी हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आज के संजय राउत के बयान से कुछ हेडलाइंस बन जाएंगी, कुछ खबरें बन जाएंगी, लेकिन DY चंद्रचूड़ की सेहत में क्या कोई फर्क पड़ेगा? BJP की सेहत में क्या कोई फर्क पड़ेगा? इस वक्त राजनीतिक सेहत अगर किसी की खराब है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, तो वो उद्धव ठाकरे हैं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे जिनके लिए कहा जा रहा था कि अगर उनको CM कैंडिडेट घोषित कर देती इंडिया गठबंधन तो चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती, उनकी हालत ये हो गई दोस्तों कि शिवसेना अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 20 सीटें केवल उद्धव ठाकरे की पार्टी जीत पाई है। अभी जो लेटेस्ट टैली है, फाइनल टैली आप इसे कह सकते हैं, फाइनल टैली आ चुकी है महाराष्ट्र की। जरा आप ये फाइनल टैली देखिए, BJP को मिली है 132 सीटें 288 में से, एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिली है 57 सीटें, NCP अजित पवार को मिली है 41 यानी कि 41 सीटें, और उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिली है मात्र 20 सीटें। कांग्रेस पार्टी को उससे भी खराब मात्र 16 सीटें और अजित पवार को उससे भी खराब मात्र 10 सीटें। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी या उनके सांसद DY चंद्रचूड़ को निशाने पर ले सकते हैं, DY चंद्रचूड़ को इसके लिए जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो ये जो फाइनल टैली है वही है, वो ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने खराब परफॉर्म किया। दोस्तों, मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं पत्रकार हूं, मेरा काम सच बोलना है, आपको अच्छी लगे या ना लगे, और एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको भी इन चीजों के बारे में समीक्षा करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी उनसे छीनी गई, उद्धव ठाकरे का सिंबल उनसे छीना गया, उनकी सरकार गिराई गई, लेकिन इसे लेकर जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच में गुस्सा नहीं था, ये कहना गलत होगा। महाराष्ट्र के लोगों के बीच बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं किया गया। महाराष्ट्र के लोगों ने BJP के इस ऑपरेशन लोटस को साफ तौर पर नकारा।
यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इतना शानदार परफॉर्म किया था। यही वजह थी कि शरद पवार की पार्टी ने इतना शानदार परफॉर्म किया था लोकसभा चुनाव में। और यही वजह थी कि उनके साथ रहने की वजह से कांग्रेस पार्टी को भी फायदा हुआ और कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी महाराष्ट्र में। सभी पार्टियों में से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आई। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जनता का गुस्सा किसी एक चीज पर एक बार निकल जाता है तो फिर दूसरी बार भी उसी चीज पर जनता का गुस्सा निकले या दूसरी बार भी वो जनता उसी चीज पर मैंडेट दे या उसी बात को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाए, ये थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम जनता से। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी उनसे छीनी गई, इसका गुस्सा लोकसभा चुनाव में लोगों ने निकाला, बड़े स्तर पर निकाला। नहीं तो सोचिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी को जितना मैंडेट मिला लोकसभा चुनाव में, उद्धव ठाकरे को पीएम तो बनने नहीं वाले थे, सब जानते थे, ना ही शरद पवार पीएम बनने वाले थे। लेकिन लोगों के मन में गुस्सा था कि इनकी पार्टी कैसे तोड़ दी गई, इनके अपने विधायकों ने जो अपने ही लोगों के साथ अन्याय किया, गद्दारी की, ये महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन गलती उद्धव ठाकरे की या फिर इंडिया गठबंधन की ये हो गई कि उनको ये लगा कि जिस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में वोट पड़ा है वही गुस्सा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमें इस बात को सच्चाई से स्वीकार करना चाहिए कि हम उस देश में रह रहे हैं जहां 80 करोड़ लोग, 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर पल रहे हैं, जहां पर लाडली बहन योजना जैसी एक छोटी सी राशि, जिसको अगर आप रोज के हिसाब से आकलन करें तो शायद 50, 55 या 60 रुपए के आसपास पड़ता है, एक छोटी सी 1500 रुपए की राशि अगर किसी के खाते में आ रही है तो वो ट्रांसफर कर देती है आपको। किस लेवल की गरीबी है हमारे देश में, जहां पर 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर पल रहे हैं। क्या वहां पर कोई जनता किसी अस्मिता या किसी गद्दारी पर वोट करेगी या इस बात पर वोट करेगी कि कौन सी पार्टी के पास ज्यादा बेहतर भविष्य है? दोस्तों, आज के दौर का चुनाव बिल्कुल बदल चुका है। हरियाणा चुनाव से लगातार तमाम राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा चुनाव भी उसकी एक पेशगी थी और महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये बात साबित हो गई कि अगर आपकी सरकार रहती है, आप बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं, आप ठीक चुनाव से पहले रेवड़ियां बांटते हैं और आपका माइक्रो मैनेजमेंट अच्छा होता है और आप बढ़िया कैंडिडेट्स देते हैं तो आप चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल महाराष्ट्र में ये बात साबित हुई, हेमंत सोरेन ने तो ये करके दिखाया है। दोस्तों हेमंत सोरेन तो पूरा लोकसभा चुनाव जेल में थे, वो तो चुनाव के बाद बाहर आए हैं। क्या हेमंत सोरेन के पीछे ईडी नहीं थी? क्या हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़ने की, उनकी सरकार गिराने की चंपाई सोरेन के जरिए कोशिश नहीं की गई? क्या हेमंत सोरेन ने हिंदुत्व के मुद्दे का सामना नहीं किया? क्या बीजेपी ने तो खुलेआम हिंदू मुसलमान किया है झारखंड में, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं चला क्योंकि हेमंत सोरेन के पास कार्ड थी बीजेपी की उन तमाम रणनीतियों की। तो क्या उद्धव ठाकरे के पास कार्ड थी? सिर्फ ये कहना कि वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एक नेता अपनी पार्टी को तोड़कर सरकार बना लेता है, उससे आम जनता की सेहत में क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब आम जनता के लिए ये सरकार आए, वो सरकार आए, अगर उसके अपने जीवन में 1% का परिवर्तन किसी सरकार से आ रहा है तो उससे वो उस तरफ वोट देगा। अगर उद्धव ठाकरे को लेकर इतनी जबरदस्त लहर और इतनी जबरदस्त सिंपैथी की भावना थी तो फिर उद्धव ठाकरे 20 सीटों पर आके कैसे सिमट गए? आज तक का ये आर्टिकल बताता है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की कई सीटों में एक तरह से राज ठाकरे के उम्मीदवारों ने मदद की है। कई सीटें ऐसी थी जहां पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी दोनों आमने सामने की लड़ाई में थे। दोस्तों, उन सीटों में राज ठाकरे की पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने काफी वोट काटे, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को करीब 8 से 10 सीटों का फायदा हुआ है। अगर आप सोचिए, अगर वो सीटों राज ठाकरे के कैंडिडेट्स ना होते तो उद्धव ठाकरे की टैली और कम होती। और ये उद्धव ठाकरे के लिए सोचने की बात है दोस्तों कि एक नेता के तौर पर वो क्या कोई विजन रख पाए। अगर वो सीएम बनना चाहते थे, उनकी पार्टी उनको सीएम कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के आगे क्या विजन रखा? क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप बीजेपी को बीजेपी की तरह से जवाब देकर टक्कर नहीं दे सकते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से ये कर रहे हैं। 2014 की प्रचंड लहर में सवार होकर मोदी ने जो पहला चुनाव हारा था, 2014 की लोकसभा की जीत के बाद वो दिल्ली में हारा था। 2019 की प्रचंड जीत के बाद जो पहला चुनाव बीजेपी हारी थी वो भी दिल्ली में हारी थी। अब दिल्ली में फरवरी में होने वाले चुनाव में क्या नतीजा निकलता है ये तो खैर वक्त बताएगा। और दोस्तों, महाराष्ट्र में इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी इंडिया गठबंधन ने झारखंड में शानदार परफॉर्म किया है। लोग चर्चा नहीं कर रहे झारखंड के बारे में, लेकिन झारखंड इज अ केस स्टडी। क्या गजब की जीत के साथ वहां पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है और वहां कांग्रेस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब हेमंत सोरेन ने तो कमाल ही कर दिया। हेमंत सोरेन ने तो मतलब वाकई में झारखंड में इतिहास रच दिया, इतनी शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि केवल सिंपैथी वोट के जरिए हेमंत सोरेन झारखंड में जीत गए तो ऐसा नहीं है। सिंपैथी वोट आपको
एक आपका एक बाय प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन केवल उसके जरिए आप सत्ता में आ जाएं पॉसिबल नहीं है। तो संजय राउत आज अगर डीवाई चंद्रचूड़ को निशाने पर ले रहे हैं और उनको जिम्मेदार मान रहे हैं तो वो मान सकते हैं, वो कल को कोई और नई बात बोल सकते हैं, लेकिन उससे उनकी जो पार्टी है उसकी राजनीतिक भविष्य उससे निर्धारित नहीं होता है। उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य इस बात पर डिपेंड करता है कि अपनी गलतियों से उद्धव ठाकरे कैसे सीखते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि कोई पार्टी अगर बहुत शर्मनाक तरीके से हार रही है किसी राज्य में तो उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, ऐसी बहुत से नेता हैं जिनके लिए माना गया कि बस उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, लेकिन वो वापसी कर लेते हैं, जबरदस्त तरीके से वापसी कर लेते हैं। तो उद्धव ठाकरे के पास अब भी वक्त है, अगर वो चाहें इस हार से सबक ले सकते हैं और महाराष्ट्र में अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाए रखें, अपने को सिग्निफिकेंट बनाए रखें, इसको लिए कोई ठोस रणनीति के साथ जमीन में उतर सकते हैं तो मामला बदल सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।